राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग एक इकोनॉमिक्स का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि खास तौर पे बिहार के बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अभी आने वाले इस साल में लगभग बिहार सरकार 4 लाख नौकरियों को देने जा रही है और उन 4 लाख नौकरियों में मतलब बच्चे का आवेदन होगा लगभग 10 से 15 लाख। तो उन सारे बच्चों के लिए यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मित्रों, आइए आज हम लोग बिहार बजट को पढ़ेंगे। बिहार बजट में कितने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रहा, और एक सेंट्रल बजट पे भी मेरा एक वीडियो है, जो आप लोग उसे देख लेना। अगर आप लोगों को बजट के बारे में बेसिक नॉलेज जानना है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे उसके लिंक को लगा दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग जितने भी बेसिक नॉलेज है बजट के बारे में वो जान सकते हैं। हालांकि मैं भी यहाँ पे एक आध दो टॉपिक बता दूंगा, लेकिन डिटेल आपको जानना है तो आप सेंट्रल बजट को पढ़ लेना। मित्रों, बिहार बजट को पेश किया गया 28 फरवरी 2023 को, और उससे एक दिन पहले बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आता है। ठीक वैसे ही जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। मित्रों, बजट की बात करें तो आर्टिकल 112 में यह डिस्क्राइब्ड है, और बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का कोई जिक्र नहीं है। बजट के बदले एक शब्द है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका जिक्र किया गया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बजट का मतलब मीनिंग क्या होता है? बजट में बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास इनकम आएगा और जो हम खर्च करेंगे उसी का अनुमान लगाया जाता है, और यह सिर्फ अनुमानित होता है। देखो, एग्जामिनेशन में क्या होता है, 3 साल के बजट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो यह अभी जो बजट लाया गया वर्ष 2023 से 2024 के लिए था, तो इस 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जितना भी खर्चा करना या आमदनी हमें प्राप्त होगा, उसके बारे में अनुमानित आंकड़ा सिर्फ है इस बजट में। तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इससे एक वर्ष पूर्व आओ, जैसे कि 2022-2023 का बजट। अब 2022-2023 एक फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बजट तो पेश हो गया 28 फरवरी को ही, और अभी 1 मार्च से 31 मार्च का समय है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आना बाकी है। इसलिए इसका भी पूरा डाटा हम लोगों को नहीं मिलता है, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और इससे एक वर्ष पूर्व आओ, जैसे कि 2021 से 2022। अब यहाँ पे 2021 से 2022 कंप्लीट हो चुका होता है, तो इसमें क्या होता है कि हमें पूरा बजट का आंकड़ा मिल जाता है। पूरा बजट का आंकड़ा मिल जाता है, और वो एक्चुअल डाटा होता है। बाकी 2023-24 जो भी हाल फिलहाल में आई है, ये भी एस्टिमेटेड है। 2022-23 ये भी इसका मतलब एक्चुअल डाटा नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी 31 दिन बाकी है, 1 मार्च से लेके 31 मार्च बाकी, यानी सिर्फ यहाँ 11 महीने का है। और 2021-22 हमारा एक्चुअल डाटा होगा। तो उस एक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग हमारा GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे सेंट्रल लेवल पे GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही स्टेट लेवल पे GSDP होता है, माने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रोथ रेट है पूरे हिंदुस्तान में, हमारी रैंकिंग तीसरी है। पहले रैंक पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे रैंक पे राजस्थान, और तीसरे रैंक पे बिहार, ठीक है। और जो हमारा बजट पेश किया गया, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बजट का साइज कितना है? अब की बार का बजट का साइज बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। आप अगर 15-16 साल का देखोगे तो बजट हर वर्ष बढ़ते जा रहा है। जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो बजट का साइज भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जनसंख्या बढ़ रही है, और जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात से हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है। हालांकि अब की बार बिहार के प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है, कुछ तकरीबन 2500 रुपये की। तो जो इस बार का बजट का साइज है 2,61,885.4 करोड़ का है। पिछले वर्ष की तुलना में कितना था? 2,37,691 करोड़ था। तो 2023-24 का डाटा आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि ये हूबहू ऐसे ही पूछ लेगा। अब की बार का बजट का साइज कितना है? 2,61,885.4 करोड़, ठीक है। और कुछ पुरानी बातें जान लो, जैसे कि हमारे बिहार का पहला बजट कब पेश किया गया था। मित्रों, मेरे बातों को आप लोग आसानी से सुनते रहना, और स्क्रीनशॉट तो आप एक बार ले ही लो। अभी स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो। तो जो पहला बजट पेश किया गया था वर्ष 1952 में, यानी 1952 में पेश किया गया था। तब उस समय हमारे बिहार राज्य के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे
श्री कृष्ण सिंह, जिसे हम लोग कृष्ण बाबू के नाम से जानते हैं, और उनके मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो जो उस समय बजट पेश किया गया था उसका साइज सिर्फ 30 करोड़ का था, और अभी मित्रों देखो अभी लाख में आ गया है, वो भी 2,61,885.4 करोड़। ठीक है, और अब की बार का जो बजट पेश किया गया, यानी कि विधानसभा में जो बजट को पढ़ा गया वो विजय कुमार चौधरी के द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, और ये जनता दल यूनाइटेड से इनका ताल्लुक है। ठीक है, और अभी बिहार में सरकार गठबंधन की सरकार है, जिसमें 2 दल है, राजद और जदयू। तो इस बार का जो बजट विजय कुमार चौधरी ने पेश किया, इसमें इन्होंने कहा कि हमारा जो बजट इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आने वाले हैं, फिजिकल ईयर के लिए आने वाले हैं, वो हमारा सरप्लस बजट होगा। अब सरप्लस बजट क्या होता है? अगर सरकार की आमदनी खर्चा से ज़्यादा हो तो उसे हम सरप्लस बजट बोलते हैं। और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था वो डिफिसिट बजट था। मोस्टली गवर्नमेंट डिफिसिट बजट ही को पेश करती है। ठीक है, तो सरप्लस बजट में देखो इसकी आमदनी सरकार की कितनी होने वाली है, 2.62 लाख करोड़, और इसका खर्चा कितना होने वाला है, 2.61 लाख करोड़। अब देखो यहाँ इनकम होने का तरीका है रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, और एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि मैंने सेंट्रल बजट यानी यूनियन बजट में एक एक टॉपिक को बेहद ही बारीकी तरीके से डिस्कस किया है। आप लोग उस वीडियो को जरूर अवश्य देख लेना। ठीक है, और फिजिकल डिफिसिट की बात करें तो कितना है, 3%, तकरीबन 3%, 2.98%, और बिहार की जीडीपी कितनी है यानी जीएसडीपी 8.58 लाख करोड़, तो उसका तकरीबन 3% फिजिकल डिफिसिट रहने वाला है। और जो बिहार ने अपना जीडीपी टारगेट रखा है 2023 से 2024 के लिए, वो कितना है, 15.24%, 15.24%। अब देखो ये अचीव होगा या नहीं होगा, ये हमें 2 साल के बाद पता लगेगा, क्योंकि अगले वर्ष जो बजट आएगा 2024 से 25 के लिए, तो उसमें इसका डाटा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसके पूरे 12 महीने पूरे नहीं होंगे, और जो इसकी अथॉरिटी होती है, इससे रिलेटेड अथॉरिटी होती है, उनको डाटा देने में तकरीबन 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। ठीक है, तो चलो मैं इसके बारे में बता दिए। अब बिहार सरकार ने क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है यहाँ की जनता के लिए। देखो, जो बजट पेश किया जाता है सरकार के द्वारा, सरकार क्या होता है, जनता का पैसा का एक कस्टोडियन होता है, यानी हमारे पैसे को किस तरह से बचा के रखना है और उस पैसों से कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम सरकार को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पैसे को देख रेख करने के लिए एक संस्था होती है, ऐसे समझ लो। तो ठीक है, तो बिहार सरकार और सरकार का जो नियत होता है, नियत, उसके दूरदृष्टि, मतलब बिहार के लिए क्या सोचने वाला है, ये सब आपको बजट से पता चल जाएगा। लेकिन हालांकि जो विपक्ष की सरकार होती है, आप कितनी अच्छी भी बजट लाओ, उनके लिए ही खराब ही होगा। और जब वो सत्ता पक्ष में आएंगे तो वो बजट पेश करेंगे, चाहे कितनी अच्छी हो बुराई ही करेंगे, या खराब ही रहे तब भी बुराई करेंगे। खराब में तो सब बुराई करेंगे, लेकिन अच्छा रहने पे भी विपक्ष लोग बुराई ही करता है, क्योंकि उन्हें सरकार में आना होता है। ठीक है, चलो तो अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात करें। देखो, 7 निश्चय एक नीतीश कुमार का एक काफ़ी अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उसमें उन्होंने कहा था कि हर घर बिजली। अब देखो सरकार क्या होती है, जो अच्छा एक डिसीजन होता है और इम्प्लीमेंट, खासतौर पे इम्प्लीमेंट होने लगे, तो उससे दूसरे राज्य की सरकार भी उसको कॉपी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कॉपी करती है। उदाहरण के तौर पे हर घर बिजली योजना बिहार सरकार ने 2016 में लाया था, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया 2017 में। ठीक है, अब कुछ प्रमुख बिंदुओं को मैं, जो मुख्य अनाउंसमेंट है उनके बारे में आप लोगों के साथ साझा करता हूं, उन बिंदुओं को। देखो, अभी गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार उसमें मुख्यमंत्री है। अब कभी इसके दल में जाते हैं, कभी उसके दल में जाते हैं। ठीक है, और दोनों ने अपने चुनाव लड़ने से पहले कुछ घोषणाएं की थी, और ठीक 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होना है, और उसके 2 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। तो ये अब जनता को प्रलोभन नहीं देंगे, खास तौर पे युवा बच्चों को, तो इनकी सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि वर्ष 2025 तक, यानी कि जब अगला विधानसभा का जब चुनाव होगा, यानी एक विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तब तक ये 10 लाख गवर्नमेंट जॉब या एम्प्लॉयमेंट बिहार के बच्चों को देंगे। ठीक है, और उसके साथ
जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है यानी बिजनेस करने के लिए यहाँ पे कितने का स्कीम लाया गया है, 800 करोड़ का। सीएम एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम में 800 करोड़ रुपए पैसा दिया जाएगा। और खादी मॉल का भी स्थापना किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। और किसानों के लिए देखो, आजकल लोग फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग में केमिकल काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं और उससे लोगों को बीमारी होती है। तो उससे बचाव करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की जाएगी और लगभग 92,000 एकड़ यानी 92,000 एकड़ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की जाएगी। रूरल डेवलपमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जीविका ग्रुप के द्वारा। जीविका एक एनजीओ की तरह ही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप लोग बिहार में महिलाओं को देखते होंगे, कभी कभी वो जीविका दीदी के नाम से जानते हैं उनको। तो उनकी मदद से जो ग्रामीण विकास का काम है वो किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे दीदी की पौधशाला, अब दीदी की पौधशाला 397 ब्लॉक में लगाए जाएंगे, ठीक है। और देखो एक और बात, यहाँ पे देखो हमारा लक्ष्य क्या है कि जितना भी कार्बन इमिशन है यानी कार्बन न्यूट्रल हमें बनने का लक्ष्य दिया गया है भारत सरकार की तरफ से 2070। और बिहार सरकार ने बोला है कि नहीं, हम इस लक्ष्य को आपसे 30 साल पहले पूरा कर लेंगे, यानी कि 2040 में यानी 2040 में हम कार्बन इमिशन के मामले में आपका जो टाइमलाइन है उससे हम पहले अचीव कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सोलर एनर्जी पे हमें जोर देना होगा। और इसी बात को ध्यान रखने के लिए बिहार सरकार ने अब की बार 2 नए सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है। पहला एक कजरा जो कि लखीसराय जिले में आती है और पीरपैंती भागलपुर जिले में आता है, ठीक है। और इसके लिए सरकार ने कितने पैसे आवंटित किया है, 392 करोड़ यानी 319 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, ठीक है। और एक लोहिया क्लीनेस स्कीम है यानी कि लोहिया स्वच्छता अभियान। इसके तहत अभी देखो भारत सरकार ने तो लगभग ओपन डिफिकेशन कर ही दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बच गए हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार ने अब की बार अपने बजट में कहा है कि 3.65 लाख पीपल यानी 3,65,000 लोगों को टॉयलेट रूम प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ ही प्रदेश को ओपन डिफिकेशन यानी खुला शौच मुक्त किया जाएगा, यानी अब खुले में कोई शौच करने नहीं जाएगा। और इसके बाद कुछ प्रतिमाएं लगाई जाएगी, जैसे कि बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं लगाई जाएगी गया में डुंगेश्वरी पर्वत पे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो 1378 यानी 1378 हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। और 3 जिलों में भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अब की बार इस बजट में ये भी बात कहा गया है। और इसके साथ स्वास्थ्य की कुछ और बात कर ले मित्रों, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था यानी शिशु मृत्यु दर, जो कि 2012 में तकरीबन 1000 में 43 बच्चे मर जाया करते थे, और जो कि यही 2020 में की आंकड़ा में बात करें 2020 में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 43 पर 1000 से घट के 27 पर 1000 रह गया है, यानी कि अब 1000 में सिर्फ 27 शिशुओं की मौत होती है। हालांकि आंकड़ा को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, बेहतर सुविधाएं देने की ज़रूरत है और कोशिश करना चाहिए कि सबको पोषक तत्व तो अच्छा तरीक़ा से मुहैया कराया जाए, जिसके वजह से मोर्टेलिटी रेट और घटे। और इसके साथ और क्या है, 6 नया रोपवे बनाया जाएगा। यानी रोपवे का मतलब कि आप मान लो कि यहाँ से यहाँ आपको जाना है तो ये आप रस्सी के सहारे, रोपवे के सहारे जा सकते हो। यहाँ पे चेयर टाइप लगी हुई रहती है, उस पर बैठ के जा सकते हो। और यह 6 नया रोपवे 6 अलग अलग जगह पे बनाया जाएगा, जिसमें 3 तो गया में है। और उन 3 पहाड़ियों का नाम आप लोग याद कर लो। एक तो है प्रेतशिला माउंटेन, डुंगेश्वर माउंटेन, यही डुंगेश्वर माउंटेन जहाँ पे बुद्ध भगवान जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। और तीसरा ब्रह्मयोनी माउंटेन, यह तीनों माउंटेन गया में लोकेटेड है। और चौथी वनावर माउंटेन जो कि जहानाबाद में है। चौथी मुंडेश्वरी माउंटेन कहाँ है, कैमूर में। और रोहतासगढ़ फोर्ट, अब रोहतासगढ़ फोर्ट से क्लियर है कि यह रोहतास जिले में होगा, ठीक है मित्रों। अब इसके साथ ही बिहार में एक और मुद्दा छिड़ा हुआ है कि कास्ट सेंसस को हम लोग जितना जल्दी हो सके पूरा कर ले, यानी कि किस जाति के कितने % लोग यहाँ पे रहते हैं, इसकी हम लोग एक सेंसस कराएंगे, एक जनगणना कराएंगे। और इस जनगणना को पूरा करने का इन्होंने टारगेट रखा है मई 2023, यानी आने वाले 2 महीने में हमारे बिहार वासियों को पता लग जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये लोग अपना रिजर्वेशन में क्या चेंज करते हैं, या जो
जो सीटें मिलती है लोकसभा, विधानसभा या पंचायत में, उसके अलावा क्या बदलाव करते हैं देखने की बात है। जब सेंसस कंप्लीट हो जाएगी तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा मई में, ठीक है। और उसके अलावा देखो, सड़कें भी होनी चाहिए। अगर सड़कें अच्छी नहीं होगी तो आप, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, यानी कि आपको इसलिए कनेक्टिविटी पे भी सरकारें जोर देती है। तो इस बार सरकारें ने कहा है कि हम 7,408 किलोमीटर रोड बनाएंगे, और वो भी रोड पक्का रोड होगा, मेटल रोड। देखो, दो तरह की रोडें बनती हैं, एक तो कच्चा रोड, एक पक्का रोड, यानी मेटल रोड और नॉन मेटल रोड। और तो पक्का रोड में क्या होता है, कंक्रीट का यूज किया जाता है, सीमेंट का यूज किया जाता है। और जो कच्चा रोड होता है, कच्चा रोड में क्या होता है, बेसिकली मिट्टी वगैरह का यूज किया जाता है, जो कि मनरेगा के तहत आप देखते होंगे कि सड़क भराई का काम किया जाता है, वो कच्चा रोड में आता है। तो मित्रों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ज़रूरत पड़ा तो एक और वीडियो मैं इस पे लाऊंगा। मित्रों, हमारा अगला टॉपिक होगा नोबेल प्राइज़ पे। नोबेल प्राइज़ को तो आए हुए तकरीबन 3 महीना हो गया है, क्योंकि उसका अनाउंसमेंट 10 दिसंबर को ही होता है हर वर्ष। तो अगला वीडियो हमारा नोबेल प्राइज़ पे आने वाला है। मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।